अस्सलाम वालेकुम। गंदम बुरी हो गई है। गंदम से लोग मना कर रहे हैं, ना खाएं, इसके अंदर ग्लूटन होती है, वो हजम नहीं होती। लोगों को आईबीएस हो गया और आईबीएस वाले गंदम नहीं खा सकते, लोग बीमार हैं। बस सदियों से तो लोग गंदम खाते आए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं था। अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि लोगों ने अपने मैदे इतने कमजोर कर लिए है कि उसके अंदर जो ग्लूटन है वो हजम करने के लिए थोड़ी मुशक्कत करना पड़ती है। चूंकि मुशक्कत कम हो गई है तो लोगों को वही ग्लूटन हजम नहीं होती और वही ग्लूटन आंतड़ियों के अंदर जम जाती है और निकलती नहीं। और फिर उसके साथ क्या होता है कि दिन में कई दफा आपको वॉशरूम जाना पड़ता है और सारा दिन आप एक बहुत बुरी हालत में गुजरते हैं, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और आपकी न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और आप बीमार अपने आप को महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिक्र ना करें, आज से 20-22 साल पहले मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई थी और गंदम मैंने छोड़ी। गंदम छोड़ी, लेकिन एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया कि अब मैं दोबारा गंदम खा रहा हूं। ये होता क्या है? गंदम की एलर्जी। अच्छा, गंदम की एलर्जी बहुत ही ज्यादा रेयर है। आप समझें कि शायद ये 1% लोग हैं दुनिया में जिनको ये होती है। तो गंदम की एलर्जी के जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। जैसे ही किसी ने गंदम या जौ खाया तो फौरन से ही, चाहे वो एक आधा बिस्किट ही क्यों ना खा लें गंदम का बना हुआ, तो फौरन से एलर्जिक रिएक्शंस होंगे कि बॉडी पर रैशेस शुरू हो जाएंगे और उसका पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाएगा और ब्लॉटिंग गैस शुरू हो जाएगी। तो इसके रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा सीवियर होते हैं और ये बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन ज्यादातर दुनिया में गंदम की सेंसिटिविटी है, हसासियत है, ग्लूटेन की हसासियत है। ये दो किस्म की होती है। एक वो होती है जो सीलियक डिजीज जिसे कहते हैं, वो बचपन से हो जाती है और मरते दम तक रहती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक होता है, मतलब कि पैदाइशी ही ये बच्चों में होता है। ये शुरू में ही आपको पता चल जाता है कि जैसे आपने बच्चे को दलिया वगैरह इंट्रोड्यूस कराया, उसको खिलाया, तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे कि रैशेज हो गए बॉडी पे, पेट में दर्द है, बच्चा उसको हजम नहीं कर रहा है और उसे मोशन लग जाते हैं फौरन से। तो आप ये समझ जाएं कि ये बच्चा गंदम नहीं टॉलरेट कर रहा है कि नहीं खा सकता है, तो उसको एट द स्पॉट आप बंद कर दें, वो चीज ना दें। तो ये सारी जिंदगी साथ चलता है, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सिर्फ एक वाहिद हल ये है कि आप उनकी जिंदगी में से ग्लूटेन वाली चीजें जैसे गंदम है, जो है, या जिन भी चीजों में ग्लूटेन पाया जाता है, आप उसको कंप्लीटली उनके डाइट में से निकाल दें। उसको इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट होता है, बायोप्सी है, एंडोस्कोपी के थ्रू, उससे आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं सेलिक डिजीज को। अब यहां पे तीसरी चीज है जिसे कहते हैं नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से उनके मैदे खराब है। ज्यादा यही है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बचपन में हुई और मरते दम तक रहनी, नहीं, ये जिंदगी में किसी टाइम भी हो सकती है। और आप अगर लाइफस्टाइल ठीक करें तो ये ठीक भी हो सकती है, आपकी भी ठीक हो सकती है। पहले ये देखते हैं कि क्या ये ग्लूटेन की वजह से ही है, गंदम की वजह से ही है, कुछ और भी है। आमतौर पे यही सोचा जाता है कि जो ग्लूटेन, जो कि गंदम के अंदर एक प्रोटीन है, वो जब आपके मैदे कमजोर हो गए हैं प्रोसेस फूड खाने से, बैड लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, बहुत ज्यादा मीठा खाने से, हर वक्त बैठे रहने से, तो आपका मैदा कमजोर है। वही ग्लूटेन जो कभी नेमत हुआ करती थी, जो रोटी को जोड़ दी है, वो अब आपकी आंतड़ियां जोड़ रही है और वहां से वो खलासी नहीं कर रही। तो इसके लिए ये जो ग्लूटेन है, लोगों को कहना गंदम छोड़ दे, वो कहते हैं गंदम छोड़ के हमने जौ का दलिया खाना शुरू कर दिया। भाई, ये ग्लूटेन किस किस में होता है? ये गंदम में भी होता है, जौ में भी होता है, राई में भी होता है। राई तो लोग आमतौर पे यूज नहीं करते। स्पिल्ट कुछ और चीजें भी है दुनिया में जहां पे होती हैं जिसमें ग्लूटेन होती है, लेकिन ज्यादातर ये गंदम और जौ के अंदर होता है। तो गंदम और जौ के अलावा दुनिया भर की आप चीजें खा लें, अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं जिनका मैदा जो है सही से काम नहीं कर रहा होता है, उन्हें हर वक्त कभी डायरिया हो जाता है, कभी मोशन लग जाएंगे, कभी कब्ज हो जाती है, कभी उन्हें गैस और ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, कभी उनके पेट में दर्द हो रहा होता है। तो बेसिकली उनको भी यही इशू होता है कि जो ग्लूटेन से बनी हुई चीजें हैं, उनका मैदा जो है वो उसको हजम नहीं कर रहा होता है। एक फूड मैप हम बात करते हैं, हाई फूड मैप कैटेगरी होती है, एक लो फूड मैप कैटेगरी होती है। फूड मैप बेसिकली होते हैं फर्मेंटेबल, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पोलियोज। तो ये सब जो है ये शुगर है, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये वो शुगर्स हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाके फौरन से फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है
और फर्मेंटेशन की वजह से फौरन से गैस, ब्लॉटिंग, पेट में दर्द होना, मतलब कि आपका मैदा कमजोर हो जाता है और वो इन चीजों को हजम नहीं कर पा रहा होता है। ये जब फोडमैप और ग्लूटन ये जब जाते हैं ना बड़ी इंटेस्टाइन में, तो ये अपने साथ ढेर सारा पानी जज़ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस इफेक्ट से। जब पानी ज्यादा आ जाता है तो स्टूल लूज हो जाता है और आपको पतले पखाने आना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको आईबीएस हो गया, आपने ग्लूटेन वाली चीजें जो है आप वो बंद कर दें। अगर तो आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई है तो दैट्स ओके कि आप बस ठीक है आप ग्लूटेन बंद करें कुछ अरसे के लिए। ये कोई ये नहीं अपने सारी जिंदगी के लिए इसको बंद कर देना, या आप 2 से 4 हफ्ते के लिए उसको जस्ट रिस्ट्रिक्ट करें और देन आप लेकर देखें। अगर आपको लगता है कि अब आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपको हजम हो रहा है, तो आप लेना शुरू कर दें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अगर आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप लो फूड मैप जो है उसको फॉलो करें। सबसे पहले तो अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो आपने गंदम जो है ये आपने नहीं लेनी है। उसके अलावा जो आप ले सकते हैं उसमें किनवा है, चावल है वो लिए जा सकते हैं, मकई का आटा है, बेसन है, इनमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता, ये आप इजीली ले सकते हैं। एक बहुत जो सेफ चीज है वो है किनवा। तो किनवा का और मूंगी का आटा बना के आप उसकी रोटी खा सकते हैं। इनके साथ आप चावल मकई भी शामिल कर सकते हो। अगर आपको शुगर है तो फिर आप किनवा और बाजरा और खास तौर पे उसके अंदर बादाम और साथ जो मूंगी है ये खा सकते हो आप। फिर जो मकई और चावल वगैरह अगर आपको शुगर है फिर अवॉइड करें। तो ये आप रोटी खा सकते हो। ये ऐसी रोटी है जो दिन में 3 दफा भी आप खा सकते हो। तो अल्लाह ताला ने चीजें तो बहुत बनाई है। जब तक आपका खराब है आपने जौ नहीं खाना। लेकिन ओट जिसे जवी कहते हैं, जो सफेद ओट मिलते हैं, उसमें ना ग्लूटेन होता है ना उसमें फॉडमैप वाली चीजें होती हैं, फ्रक्टन भी नहीं होते, वो बड़ा सेफ है। बकव्हीट एक हमारी स्कर्दू के अंदर, हमारी गिलगत के अंदर एक खुराक है। एमरंथ एक खुराक है। तो किनवा की तरह वो भी आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी खौफ खतर के। दालों के बारे में, जिनमें जो नहीं आप ले सकते हैं उसमें लाल लोबिया होता है। लोबिया किसी भी फॉर्म में आप लेंगे वो आपको हजम नहीं होगा। जो चने की दाल है वो हजम नहीं होती है। मंग बीन्स हैं ये हजम नहीं होते हैं इन लोगों को, तो ये आपने कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करने हैं कुछ अरसे के लिए। और मूंग और मसूर की जो दाल है वो आप ले सकते हैं। सब्जियों के बारे में बात करेंगे कि जो सब्जियां आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, कोशिश करें कि कम से कम क्वांटिटी में लें। उसमें सबसे पहले प्याज, जैसे लोग सलाद की फॉर्म में लेते हैं, वो आपने नहीं लेना है। लहसुन नहीं लेना है। बंद गोभी जो है वो जैसे सलाद की फॉर्म में वो आपने नहीं लेनी है। और स्प्राउट्स जो है वो नहीं लेने हैं। मटर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं। जो चीजें आपको सूट करेंगी जो आप ले सकते हैं उसमें है गाजर है, खीरा है, ये आप थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स में भी जिन फ्रूट्स में फ्रुक्टान ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है उनको आपने अवॉइड करना है। फ्रूट्स में आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले जो वाटरमेलन है, तरबूज आपने नहीं लेना है। उसके अलावा जो है जो बहुत ज्यादा राइप बनाना होता है, जो पका हुआ केला है वो आपने नहीं लेना। सेब जो है वो आपने नहीं लेना है। नट्स में अगर हम बात करें कि तो पिस्ता और काजू, ये नट्स जो है आपने टोटली अवॉइड करने हैं। पीनट्स भी आप अवॉइड करें। उसके अलावा जो कम क्वांटिटी में लिए जा सकते हैं उसमें आलमंड ज्यादा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेंगे। दही एक ऐसी चीज है जो आपका मैदा स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा आपने एक किमची होती है, एक उसके अलावा कांजी हमारे यहाँ बना करती है जो गाजर की भी बनती है और दूसरा चुकंदर की भी बनती है। ये आपका मैदा बड़ा तगड़ा करती है। उसके अलावा फिर आप बाजार से प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, अगर वो भी ले लें बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। दूध को कुछ अर्सा अवॉइड करें। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप करते हो रोजाना 1 घंटा, वॉक करते हो अच्छी, ज्यादा नहीं बैठते, तो देखिएगा बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से आपका मैदा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे 1.5 साल लग गया था। अब 1.5 साल से आप घबराना नहीं। बहुत सारे लोग हैं 1-1.5 महीने के अंदर ही उनका मैदा ठीक हो जाता है। तो आपने 1-1.5 महीने के बाद दोबारा गंदम की रोटी खा के देखनी है। अगर आपका मैदा उसमें ठीक रहा, इसका मतलब है कि आपका मैदा बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप फिर थोड़ी थोड़ी गंदम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा मैदा खराब हो गया, फिर आप कोशिश करें कि अभी 2-3 माह और कर लें। आमतौर पे लोगों का 4-5 माह के अंदर उनकी सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है, फिर वो दोबारा खाना शुरू हो जाते हैं। तो गंदम जरूर खाएं, अपनी लिमिट में खाएं। लेकिन अगर आपको आईबीएस और सेंसिटिविटी हो गई है तो फिर आप एहतियात करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोबारा ठीक हो जाएंगे।
खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।